देखेंगे। तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड, इस पे भी क्वेश्चन होता है हमें, इस पे भी हमेशा क्वेश्चन होता है। अब ये क्या होता है, हमको एक टेबल दिया दिया गया होता है एग्जाम में, तो हमारे पास टेबल अवेलेबल है। टेबल में इंफॉर्मेशन कैसी होती है, हमारे पास ईयर हो गया और कौन से ईयर में कितनी पॉपुलेशन है, ईयर और पॉपुलेशन का टेबल हमको दिया है, राइट। सो ईयर और पॉपुलेशन का टेबल हमको दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस टेबल का यूज़ करके परसेंटेज रेट निकाल लेंगे, R1 R2 R3, जिस तरीके से ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में निकालता उस तरीके से। और बाद में ये जो परसेंटेज रेट था इसमें कितने का डिक्रीज हुआ ये हमको देखना पड़ता है। अब किस तरीके से, ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी पिछले इसमें लेक्चर में, फिर से बता देता हूँ। देखो, डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड, हमारे पास डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे ईयर लिखता हूँ, ईयर, राइट। डाटा अवेलेबल है 1970, राइट, 1970 का, 1980 का डाटा है, 1990 का, 2000 का डाटा, ठीक। तो 2000 का डाटा है हमारे पास। उसके बाद 10, राइट, उसके बाद 20 और 30, इस तरीके से डाटा है हमारे पास। क्या क्या डाटा बताए, तो यह डाटा बताया यहाँ पे पॉपुलेशन, सो ये पॉपुलेशन इन 10⁻3, 10⁻6, तो 10⁻6 में पॉपुलेशन बताया। मतलब क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 60, तो 60 इंटू 10⁻6 इतनी पॉपुलेशन है, किसमें, 1970 में, राइट। तो 60 लिख देता हूँ सिर्फ। यहाँ पे कितना, 70, यहाँ पे कितना नीचे, 80, राइट। यहाँ पे नीचे कितना है, 90, और नीचे कितना है, 100। इस तरीके से पॉपुलेशन बताया है हमको। अब हम क्या करेंगे, तो ये क्या हुई, हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, आपको परसेंटेज रेट निकालने को बोला है यहाँ पे, परसेंटेज रेट निकालो। परसेंटेज रेट कैसे निकालते हैं हम, पॉपुलेशन में जितना भी इंक्रीज हो चुका होगा इनिशियल वैल्यू से इंटू 100 कर डालो, परसेंटेज आएगा। किस तरीके से, देखो 60 से लेकर 70 में कितने का इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 10 का, कितने का, 10 का। सो 10 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी, 60। सो 10 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कर डालो, जो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, 60 से लेकर 70 में कितने का इंक्रीज हुआ, 10 का इंक्रीज हुआ। किससे इंक्रीज हुआ, 60 से इंक्रीज हुआ। सो देयरफॉर 10 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू 60 इंटू 100 कर डालो, तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसका परसेंटेज कितना आएगा फिर वो, सो देयरफॉर 10 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करके 16.67, पेन चेंज करता हूँ, 16.67%, ये हुई है R1 की वैल्यू। आप बताओ मुझको 70 से लेकर 80 तक कितने का इंक्रीज हो चुका है, 10 का, राइट, 10 का इंक्रीज हो चुका है। और किससे इंक्रीज हुआ है, 70 से। सो देयरफॉर 10 डिवाइड बाय 70, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कौन सी, 70, 10 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करने के बाद क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, 14.28, 14.28। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा R2, ये हुआ हमारा R2। अब अगला क्या होता है, आप मुझको बताओ, 80 से लेकर 90 में कितने का इंक्रीज हुआ, 80 से लेकर 90 में 10 का इंक्रीज हुआ है। तो 10 किससे, 80 से। सो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, 10 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, ये करने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास 12.25। सो 12.25, ओके। अगला 90 से लेकर 100 में कितने का इंक्रीज हुआ है, 10 का, किससे, 90 से। सो 10 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 11.11%, राइट। तो ये क्या आया, ये R1 आया, ये R2 आया, ये R3 आया, ये R4 आया। इस तरीके से हमने R1 R2 ये सब वैल्यू निकाल ली। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क बताया हुआ है, मतलब हमको बोला है कि 2020 में क्या पॉपुलेशन होगी और 2030 में क्या पॉपुलेशन होगी, इस तरीके से बोला हुआ है। और निकालने को बोला है डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड से। तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में हम क्या करते हैं, ईयर और पॉपुलेशन जो होगा उसका अगला जो कॉलम होता है वो परसेंटेज रेट का होता है, और हमने परसेंटेज रेट निकाल लिया। तो परसेंटेज रेट कैसे निकाला, समझ में आया क्या आपको नजीमा, परसेंटेज रेट कैसे निकाला, समझ में आया, राइट। अब अगला पॉइंट क्या होता है हमारा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द परसेंटेज रेट। अब आप बताओ मुझको, इस यहाँ पे अगला कॉलम होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ, नाम में देखो क्या बोला है उन्होंने, डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड, मतलब रेट में कितने का डिक्रीज हो रहा है वो देखो आप। सो लास्ट वाला कॉलम में लिखते हैं हम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ परसेंटेज आर, परसेंटेज आर में कितने का डिक्रीज हो रहा है, जितने का डिक्रीज होगा इसमें लिखो। किस तरीके से देखो अभी, अब देखो 16.67, यहाँ पे 14.28, मतलब 16 से लेकर 14 में कितने का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीज देखना पड़ेगा, मेथड का नाम है डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड, मतलब रेट में कितने का डिक्रीज हो रहा है। 16 से जब हम 14 तक जा रहे हैं, इसका मतलब उसमें डिक्रीज हो रहा है, तो कितने का डिक्रीज होगा, देख लो आप, 16.67 माइनस 14.28 डिक्रीज हो रहा है, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 2.39 का, 2.39 का डिक्रीज हो रहा है।
2.39 बराबर। सो 14.28 से 12.223 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज होगा हमारा 1.78 करके देखो आप, राइट 1.78। अब मुझे एक बात बताओ शायद अब ऐसे हमने किया R1 R2 R3 R4, आप कंसिडर करके चलो कि यहाँ पे था 16, राइट, और यहाँ पे था 17 राइट, 17, यहाँ पे ऊपर था 16 रेट और नीचे था 17। तो मुझे एक बात बताओ, रेट में डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? ऊपर था 16 नीचे था 17, तो रेट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज हो रहा होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, इंक्रीज हो रहा है, हमको क्या बोला था उन्होंने कि रेट में डिक्रीज जो होगा वो लिखो आप, पर यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, तो हम इस वक्त क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे ये निगेटिव में लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब देखो 16 से लेकर हम 14 तक गए थे तो डिक्रीज हो रहा है एक्चुअली, तो हमने 2.39 लिख दिया। पर जब डिक्रीजिंग मेथड में इंक्रीज होगा तो उस वक्त आपको इधर माइनस लिखने की जरूरत थी, यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत थी। मतलब जो चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, पर जो नहीं मिला आपको वो निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 17 आ गया, तो यहाँ पे तो डिक्रीज होना चाहिए, पर से इंक्रीज होगा तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। इस तरीके से आपको समझना चाहिए वो, ठीक। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 16 से लेकर 14 तक 2.39 का डिक्रीज हुआ, 14 से लेकर 12 तक 1.78 का डिक्रीज हुआ, 12 पॉइंट कितना है, 12.25 इससे 11.11 में डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज है, 1.39 का, तो 1.39 का। इस तरीके से हमको निकालना पड़ता है। अब क्या करेंगे तो जो डिक्रीज हुआ है रेट में 2.39 1.78 1.39, इसको क्या बोलते हैं हम, डिक्रीज इन द रेट। सो रेट में जो डिक्रीज हो रहा है हमारा, उसका हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। तो इसका एवरेज निकालेंगे, कितना आएगा, 2.39 1.78 1.39, इसका सम करो, डिवाइड बाय कितनी वैल्यू, 1 2 3 डिवाइड बाय 3 कर डालो। तो देयरफॉर 2.39 प्लस 1.78 प्लस 1.39 डिवाइड बाय 3 कर डालो, ये जो होगी ये एवरेज होगी हमारी, और ये एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 1.85%, 1.85%। सो 2.39 प्लस 1.78 प्लस 1.39 डिवाइड बाय 3 करके जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 1.85%, 1.85%। तो 1.85% हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारा रेट आया है। ये क्या है हमारा, डिक्रीज रेट में जो डिक्रीज हो रहा है उसका एवरेज आया, एवरेज रेट आया जो रेट में डिक्रीज था, रेट में जो डिक्रीज हुआ उसका एवरेज निकाल लिया मैंने, ये वाला। अब इसका यूज़ क्या करूँगा मैं, तो देखो, अब देखो इस तरीके से हम आ गए। अब क्या करेंगे, जो हमारा 2010 का रेट कौन सा था, 11.11 का रेट था। अब क्या होगा, अगला जो रेट होगा इसका कौन सा, 100 और ये क्वेश्चन मार्क का, ये रेट कितना होगा बोलो मुझको आप, 90 और 100, इसका रेट 11.11 था। 100 और अगला जो होगा कोई पॉपुलेशन मुझको पता नहीं है, 100 और अगला क्वेश्चन मार्क, इसका रेट कितना होगा, ये निकाल लेंगे हम किस तरीके से। तो 11.11 जो होगा उसमें से आप क्या कर डालो, डिक्रीज करो, डिक्रीजिंग रेट में क्या करो, डिक्रीज करो, 1.85% का क्या करो, डिक्रीज करो। तो 1.85% का डिक्रीज करो और बोलो मुझको कितनी वैल्यू आएगी। सो 11.11% में जो हमारा रेट में डिक्रीज हुआ था उसका एवरेज निकाला था, एवरेज आया था 1.85। सो 11.11 में से 1.85 मैंने माइनस किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 9.25%, 9.25%। सो 9.25% इतनी क्या आ गई हमारी वैल्यू आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी, तो देखो 100 से लेकर 9.25, 100 से 9.25% वैल्यू बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी क्वेश्चन मार्क पे जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कैसे निकालूंगा, इस तरीके से देखो, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाल लिया, 9.25 कैसे आया ये मुझको समझ में आ गया। जो हमारा डिक्रीज था रेट में उसका एवरेज 1.8 था, तो 11.11 में से 1.85 निकाल लिया, रेट आया 9.25। तो मुझको अभी ये क्वेश्चन मार्क वाली पॉपुलेशन निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा इसको 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा होगी कोई तो वैल्यू, तो कैसे निकालता हूँ देखो। सो पी क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 प्लस 100 9.25%, परसेंट को कैसे लिखता है, 9.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि 100 से 9.25% वैल्यू बढ़ी हुई है हमारी। तो 100 प्लस 9.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 कैंसल,
राइट। 100 और 9.25 मतलब 109.25, ये आ जाएगी हमारी 2020 की पॉपुलेशन। 109.25 इंटू 10⁶, यहाँ पे ऊपर लिखा है, इतनी पॉपुलेशन आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन मार्क 2030 का। तो अब 2030 का पॉपुलेशन हमको निकालने का है। अब कैसे निकालेंगे हम? 2020 में ये वाला जो रेट था, ये वाला जो रेट था 100 से लेकर 109 तक, 100 से लेकर 109.25 तक जो रेट था वो 9.25 था। आप लोग मुझको बताओ कि 109.25 से लेकर ये अगला क्वेश्चन मार्क तक ये रेट अब कितना आएगा? 9.25 ऊपर था, अब ये नीचे वाला रेट कितने आएगा? कौन बताएगा मुझको? 9.25 ऊपर का रेट है, अभी निचला क्या आएगा? ये नीचे वाला क्या रेट आएगा? क्या करोगे आप? इस 9.25 में से जो हमने एवरेज निकाला था कौन सा? 1.85, ये तो कांस्टेंट रखना होगा आपको। तो 9.25 में से 1.85 क्या करो? माइनस कर डालो। जिस तरीके से 11.11 में से आपने 1.85 को माइनस किया था, डिक्रीज रेट को हम माइनस करते हैं, तो 11.11 में से मैंने माइनस किया था तो 9.25 वैल्यू आई। तो 109 से लेकर क्वेश्चन मार्क तक यहाँ पे जो रेट आएगा वो कितना आएगा? 9.25 माइनस 1.85, दैट इज व्हाट वैल्यू कितनी निकल के आई? वो 7.41, 7.41, ठीक है, 7.41। तो मुझको एक बात बताओ, अभी ये जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन आएगी? यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन आएगी? किस तरीके से निकालोगे आप उस वहाँ पे? राइट। सो 109.25 से 7.41 इतनी परसेंट की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। सो देयरफॉर 109.25 प्लस 7.41 डिवाइड बाय 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज, इनटू किससे इंक्रीज कर रहे हैं हम? 109.25। तो 109.25 का 7.41 इतना परसेंटेज ले लो और वो 109.25 में ऐड कर डालो, ये आ जाएगी हमारी इस क्वेश्चन मार्क की पॉपुलेशन। तो अगला क्वेश्चन मार्क की पॉपुलेशन कितनी आई? वो आई 117.34। तो 117.34 इतनी पॉपुलेशन आ जाएगी। समझ में आया कि आपको ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड कहाँ से रिपीट करना होगा? बताओ, कुठून रिपीट करू रे? कोणी नाही, तुम्ही 4-5 जण आहात, व्यवस्थित सांगा, 4च जण आहेत. कुठून रिपीट करायची जरूर आहे? नजीमा, श्रुतिका, मयूरी, शुभम, क्लियर है क्या बात? ओके, मतलब ये आप बात को आपको क्लियर है। तो ईयर होगा, पॉपुलेशन होगी, परसेंटेज रेट निकाल लो, परसेंटेज रेट में कितने का डिक्रीज हो रहा है वो देख लो, उस डिक्रीज रेट का आप एवरेज निकाल लो और क्या करो? डिक्रीज करते चलो। और देखो इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये कैसे करना चाहिए ये हम भूल जाते हैं। और इसमें पॉइंट क्या आता है कि डिक्रीज रेट ऑफ मेथड जो होती है, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड जो होती है, इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? कौन सी सिटी में यूज करेंगे? जिस तरीके से हमने बोला था कि ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को यंग सिटी में यूज किया था, ओल्ड सिटी में हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज किया था, और इन दोनों सिटी के बीच की जो सिटी होगी उसमें हमने इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का यूज किया था। तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो इसको भी हम वेरी ओल्ड सिटी में यूज करेंगे। तो कहाँ पे यूज करते हैं? डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, दिस मेथड इज यूज फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए तो यूज करते ही है, पर वेरी ओल्ड सिटी में, वेरी ओल्ड सिटी में यूज करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक आहे सर, हाँ, पॉप्युलेशन डिक्रीज होत असेल अशा ठिकाणी यूज करतो ना. हाँ, पॉप्युलेशन डिक्रीज कुठे होती? थर्ड फेजमध्ये. कुठे? थर्ड फेजमध्ये. थर्ड फेज म्हणजे वेरी ओल्ड सिटी. हे बघा, ये इसको मैं रब करता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, ये देखो, ये इस तरीके से हमने देखा था। ये पहला फेज, ये दूसरा फेज और थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या हो रहा था? रेट कम होता जा रहा था, रेट कम होते जा रहा था, रेट मतलब R% कम होते जा रहा था। तो थर्ड फेज में रेट कम होते जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती है पर रेट कम हो जाता है। इसका मीनिंग भी समझा के बताया था मैंने पिछले में। तो रेट कहाँ पे कम हो रहा है? थर्ड फेज में। थर्ड फेज को क्या बोलते हैं? वेरी ओल्ड सिटी। सो देयरफॉर डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड हम वेरी ओल्ड सिटी में यूज करते हैं। वेरी ओल्ड सिटी में क्यों? क्योंकि वेरी ओल्ड सिटी में पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट कम होते जाता है। तो रेट जहाँ पे डिक्रीज होगा वहाँ पे इस मेथड को यूज करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट। सो अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट है हमारा अगली मेथड। अगली मेथड है हमारी ग्राफिकल मेथड। सो अगली मेथड है हमारी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, अब ये ग्राफिकल मेथड कंपैरेटिवली ग्राफिकल मेथड ये अप्रोक्सीमेट मेथड होती है। अब किस तरीके से देखेंगे? देखो, ग्राफिकल मेथड आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, मतलब एसपीपी वाले नहीं पूछेंगे, और ऊपर वाले जितने भी एग्जाम होगी वो भी क्वेश्चन नहीं पूछती इस पर। क्यों? क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट होती है ग्राफ की। तो ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी तो ग्राफ तो आपको कोई देगा नहीं। तो देयरफॉर ग्राफिकल मेथड एग्जाम में कम बार पूछा होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड, अभी क्या ग्राफिकल मेथड क्या होती है? हमारे पास जितना भी डाटा होगा,
जितना भी डाटा होगा अवेलेबल डाटा, उसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। किस तरीके का डाटा होगा, जिस तरीके का हमारे पास टेबल दिया होता है एयर और पॉपुलेशन, तो एयर और पॉपुलेशन का इतना डाटा हमारे पास दिया हुआ है, मैंने क्या किया, इसका ग्राफ बना लिया। किस तरीके से 2010, 2020, 2030, 2040, इस तरीके से जो मैंने क्या किया, नीचे नीचे तो टाइमिंग लिख दिया और यहाँ पे पॉपुलेशन लिख दी। और इसका क्या करता हूँ मैं अभी, इसका मैं प्लॉटिंग करता हूँ। 2010 में पॉपुलेशन कितनी थी, इतनी कोई थी। 2020 में कोई इतनी थी। 2030 में पॉपुलेशन इतनी थी। 2040 में इतनी थी। तो इस तरीके से मैंने ऐसे क्या कर लिया, ऐसा ग्राफ को प्लॉट कर दिया। और मुझको बोलते कि 2090 में पॉपुलेशन कितनी हो गई वो बताओ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस ग्राफ को इसका देख लूँगा कि इसका ट्रेंड किस तरीके से, मुझको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अप्रोक्सीमेटली इस ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। और एक्सटेंड करने के बाद 2090 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। समझ में आया क्या आपको? तो जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है पॉपुलेशन और ईयर का, वो आप ग्राफ पे प्लॉट कर डालो। प्लॉट करने के बाद आपको कोई कर्व या कोई स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके आप क्या करो, तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, रेट किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और उसी तरीके से आप क्या करोगे, अगला 2090 का 2100 का आपको पॉपुलेशन बोला है फ्यूचर का निकलने का, तो इस स्कोर को क्या करेंगे आप अप्रोक्सीमेटली एक्सटेंड करोगे। और एक्सटेंड करने के बाद आप बराबर क्या कर लोगे, उस 2090 में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल सकते हो। एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, राइट। तो ये वाली बात होगी। नहीं तो क्या हो सकता है, ऐसा डाटा होता है कभी कभी हमारे पास क्या, कि 1980 में पॉपुलेशन थी मेरे पास कोई तो 10, राइट। 1990 में पॉपुलेशन नहीं थी मेरे पास, मतलब काउंट नहीं किया हमने, हमारे पास वो पॉपुलेशन नहीं आई, हमने मेज़र नहीं किया। 2000 में पॉपुलेशन जो थी वो भी मैंने मेज़र नहीं की। 2010 में मैंने मेज़र की, उसकी वैल्यू थी कोई 16, राइट। आगे देखा मैंने कि 2020 में कोई वैल्यू थी 20, इस तरीके से ऐसी पॉपुलेशन का टेबल है हमारे पास। सो ईयर और पॉपुलेशन का टेबल मेरे पास है। और मुझको क्या बोला है कि जो डाटा मिसिंग हुआ था, कहाँ पे डाटा मिसिंग हुआ है, 90 और 2000 में, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन हो सकती है ये बता दो आप। तो आप क्या करोगे, जितने आपके पास ईयर और पॉपुलेशन है उसका ग्राफ बनाने का ट्राई करोगे। तो आपने ग्राफ बनाने का ट्राई किया किस तरीके से, ये देखो। सो 80 इस 80 सो 1980, यहाँ पे कितना है 90, यहाँ पे 2000, 2010, 20, इस तरीके से। तो 80 में वैल्यू जितनी थी यहाँ पे रख दोगे, राइट। बाद में डायरेक्टली 2010 में कितनी वैल्यू होगी ये इधर रख दोगे, राइट। 20 में कितनी होगी ये, तो इस तरीके से आपको ऐसा कोई कर्व मिलेगा, ऐसा अप्रोक्सीमेटली कर्व। तो आप क्या करोगे, ऐसे इसको ज्वाइन करने का ट्राई करोगे। अब इसको अप्रोक्सीमेट ज्वाइन करने का ट्राई किया आपने, तो 2000 मतलब 1990 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये भी इसको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालने के लिए आप क्या करो, जो बना हुआ ग्राफ है आपका उसको एक्सटेंड करके आप फ्यूचर की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो। या तो बीच के कई सालों की पॉपुलेशन आपसे मिस हो चुकी होगी तो उसको भी आप निकाल सकते हो। तो मिसिंग डाटा निकालने के लिए या फ्यूचर पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। पर ये ग्राफिकल मेथड हमारी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देती है हमें, तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमें देती है। इसका यूज़ कौन कर सकता है, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस तरीके का आदमी इस तरीके का यूज़ करेगा। समझ में आया? तो ग्राफिकल मेथड जो होती है हमारी अप्रोक्सीमेट मेथड होती है। ये बात समझ में आई क्या? काही क्वेश्चन असेल तर विचारून घ्या रे। ग्राफिकल मेथड इज ओवर, ग्राफिकल मेथड खत्म हो चुकी है। इसके बीच में कोई लिखने की जरूरत भी नहीं आपको, सिर्फ समझ लेना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड क्या होती है, और आपने समझ भी लिया हो अच्छे से। समजलं का? श्रुतिका कळालं का ग? क्लियर झालं का? बोला पटकन। यस सर। हाँ, अब अगली मेथड है हमारे पास, कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड। अब कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड क्या होती है, देखो। कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड क्या होगी, अब हमारे पास चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ सबसे पहली जो वेल डेवलप्ड सिटी होती है, आपको जनरल नॉलेज में कहीं पे क्वेश्चन पूछेंगे कि वेल डेवलप्ड सिटी, सबसे पहली वेल डेवलप्ड सिटी कौन सी? चंडीगढ़ थी। तो चंडीगढ़ जो है सबसे पहली वेल डेवलप्ड सिटी थी। अब वेल डेवलप्ड सिटी थी मतलब क्या, उस सिटी का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा था, इसका डेवलपमेंट लोगों ने देखा था कि चंडीगढ़ की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई थी, उसका डेवलपमेंट लोगों ने देखा था। तो क्या होता है, चंडीगढ़ की डेवलपमेंट जिस तरीके से हुई होगी
मतलब कब से शुरू हुई थी? 1960 से। तो 1960 से चंडीगढ़ की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी इसका ऑब्जर्वेशन लोगों ने किया है। डेवलपमेंट मतलब क्या? इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट हो सकता है, पॉपुलेशन में कितनी इंक्रीज हो रहा है, इस सबका लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था। 1960 से लेकर अब तक लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है, राइट। सो वेल डेवलप्ड सिटी जो होती है उसका ऑब्जर्वेशन लोगों ने किया हुआ होता है, ठीक है। अब जो हमारा बॉम्बे सिटी होगी, तो बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट भी उसी तरीके से हम करना चाह रहे हैं जिस तरीके से चंडीगढ़ की डेवलपमेंट हुई थी, राइट। जो बॉम्बे सिटी है, इस बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट भी हमको उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से चंडीगढ़ की डेवलपमेंट हुई थी। तो इसकी डेवलपमेंट सेम रहने वाली है, तो इसका यूज़ करेंगे हम। अब मतलब क्या हो रहा है अभी देखो, मैं ग्राफ से बताता हूँ आपको। तो ग्राफ से बताता हूँ। अब क्या था मेरे पास, इस तरीके का कोई ग्राफ था, ठीक। तो इस तरीके का कोई ग्राफ था, यहाँ पे 1990, अगला था 2000, ये 2000, उसके आगे 2010, इसके आगे 2020, ये 20, ये 30, ये 40, राइट। इस तरीके से है, कोई इस तरीके से आगे दिखाई पड़ रहा है। तो देखो, तो चंडीगढ़ का जो ग्राफ था वो इस तरीके से था। एक मिनट, हाँ, यहाँ लेके इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, अब देखो, चंडीगढ़ की जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो 1960 से स्टार्ट हुई थी। और हमको क्या करने का है, हमारी जो बॉम्बे सिटी है, आज से हमारी इस बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट हमको चंडीगढ़ की तरह करनी है, चंडीगढ़ की तरह करनी है। चंडीगढ़ में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी उस तरीके से हमको हमारी बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट करनी है। तो 2020 में यहाँ से, राइट, इस वक्त से चंडीगढ़ की डेवलपमेंट जिस तरीके से हुई थी उस तरीके से इस दिन से हमको हमारे बॉम्बे की डेवलपमेंट करनी है, राइट। इस दिन से मतलब क्या, इसके नीचे लिखता हूँ मैं, देखो, इसके नीचे लिखता हूँ 1960, कलर चेंज करता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो रेड कलर ले रहा हूँ मैं, ये चंडीगढ़ के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ये चंडीगढ़ के लिए ले रहा हूँ। तो 1960, 2030 के नीचे मैं लेता हूँ 70, 40 के नीचे लेता हूँ मैं 80, इस तरीके से। मतलब 1960, 1970, 80 चंडीगढ़ की डेवलपमेंट जिस तरीके से हुई थी वो ये वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, 2020 से हमारी जो बॉम्बे होगी, इस बॉम्बे की डेवलपमेंट हमको चंडीगढ़ की तरह करनी है। तो चंडीगढ़ की तरह करनी होगी तो चंडीगढ़ का डाटा उठा के लाओ। 2020 में मैंने चंडीगढ़ का डाटा उठा के लाया। चंडीगढ़ की स्टार्टिंग हुई थी 60 से, तो 60 का 2020 के नीचे मैंने 60 लिख दिया, 30 के नीचे 70 लिख दिया, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और इसका जो ग्राफ होगा वो, इसका ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा था, इसका ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा था, समझ में आया, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा था। तो मैं क्या बोलूँगा, जिस तरीके से इसका ग्राफ आ रहा है सेम इसके नियर बाय हमारा ग्राफ हो सकता है, सेम इसके नियर बाय हमारा ग्राफ हो सकता है। तो 1960, 70 वहाँ से जो डेवलपमेंट हुई थी, पॉपुलेशन जितनी भी इंक्रीज हुई थी, उसका ग्राफ हमारे पास था चंडीगढ़ का, तो वो उठा के लाऊंगा और यहाँ पे बराबर 2020 के नीचे बराबर ये रख दूंगा। तो जो वाला ग्राफ होगा ये ऐसे हाथ से मार्क कर डालो, ऐसे मार्क हो जाएगा। तो ये जो होगी ये हम पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। अब इसके आगे कैसे, तो मुझको 2030 की पॉपुलेशन निकालनी थी, मैंने गया ऊपर, गया बराबर ऊपर गया और यहाँ पे जाऊँगा, अरे यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्टली मुझे बॉम्बे की क्या मिल जाएगी, बॉम्बे की पॉपुलेशन मिल जाएगी। बॉम्बे की पॉपुलेशन यहाँ से लेकर यहाँ से कोई तक कुछ तो पॉपुलेशन थी, पर इससे लेकर यहाँ तक जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ये पॉपुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। 2020 तक पॉपुलेशन कोई तो थी बॉम्बे की, तो 2020 तक पॉपुलेशन कितनी थी, ये वाला डाटा मेरे पास अवेलेबल था, मैंने उसका ग्राफ बना लिया। फिर से देख लो, ये है हमारी बॉम्बे ग्रीन कलर लेना पड़ेगा अभी चंडीगढ़ के लिए। सो ये 1990 से लेकर, ये 1990 से लेकर 2000, ये हुआ 2010 और ये 20, तो 2020 में मैंने क्या डिसाइड किया कि हमारे बॉम्बे की डेवलपमेंट हमें चंडीगढ़ की तरह करनी है। 2020 में जो बॉम्बे की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, ये पी नॉट इतनी थी। 2020 में बॉम्बे की पॉपुलेशन कितनी थी, पी नॉट इतनी थी। पर मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि 2020 से आगे हमारी जो डेवलपमेंट होगी बॉम्बे की वो चंडीगढ़ की तरह होगी। अब चंडीगढ़ की तरह होगी तो हम क्या करेंगे, चंडीगढ़ का ग्राफ उठा के लाएंगे और बराबर यहाँ से रखेंगे। वो ग्राफ कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। और चंडीगढ़ की पॉपुलेशन इंक्रीज जिस तरीके से हुई होगी यहाँ से ऐसी, ये चंडीगढ़ की पॉपुलेशन की इंक्रीज थी। तो ये जो होगी, ये सब ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, या ये क्या हो जाएगा, हमारा बॉम्बे का भी हो जाएगा। तो देयरफॉर 2030 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ऊपर जाओ और इस तरीके से यहाँ पे जाओ, आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या, कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड क्या होती है, तो समझते गा रे नजीमा।
इससे 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 सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि आपको इतना क्लियर है क्या? रिपीट कीजिएगा। हाँ, ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समझ लो आप। अब कोई एक शहर है हमारे पास, अवसारी ले लो और मंचर ले लो, ठीक है, अवसारी और मंचर ले लिया। तो अवसारी और मंचर कंसिडर करके चलेंगे कि मंचर था हमारे पास, और आज 2022 चल रहा है, तो पिछला जितना भी डाटा था हमने वो डाटा कलेक्ट किया 2022 तक मंचर का। और डाटा जो था मतलब 1990 से डेवलप हुई मंचर की, तो 1990 में पॉपुलेशन कितनी थी ये लिख ली मैंने। हाँ, 2000 में कितनी थी ये लिख ली मैंने, राइट। फिर 10 में कितनी थी लिख ली, 20 में कितनी थी लिख ली, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास इंफॉर्मेशन, मंचर की इंफॉर्मेशन थी यहाँ तक। मतलब यहाँ तक मेरे पास पॉपुलेशन कितनी हो सकती है ये मेरे पास था, ठीक, यहाँ तक था मेरे पास। पर आगे क्या हुआ कि मुझको मंचर की डेवलपमेंट, अभी मंचर की जो डेवलपमेंट मेरी, वो मुझको वेल डेवलप्ड सिटी जो है, वेल डेवलप्ड सिटी की सब इंफॉर्मेशन होती है अच्छे से। तो जो वेल डेवलपमेंट सिटी होगी, मतलब मुझको मंचर की डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है, मंचर की डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है बोलो, या किस तरीके से हमको करनी है कि करने की है। हमको मंचर की डेवलपमेंट पुणे शहर जो है उस पुणे शहर की तरह डेवलपमेंट करनी है, पुणे शहर की तरह डेवलपमेंट करनी है। अब उस तरह, नहीं तो हम क्या करेंगे, पुणे शहर बहुत बड़ा हो जाएगा। मंचर शहर के, मंचर शहर जितना बड़ा, मंचर शहर जितना बड़ा ऐसा दूसरा शहर कौन सा है, राइट। मंचर शहर इतना बड़ा ऐसा दूसरा शहर कौन सा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस शहर को निकालेंगे। तो ऐसा वेल डेवलप्ड शहर निकालेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। तो कोई होगा ऐसा दूसरा शहर, तो आंबेगांव ले लेंगे, आंबेगांव को ला लेंगे, और आंबेगांव की इंफॉर्मेशन जो होगी तो क्या करेंगे हम, मंचर की आज से अगली जो डेवलपमेंट हमारी होने वाली है ऐसा कंसिडर करेंगे कि आंबेगांव की तरह होने वाली है, आंबेगांव की तरह होने वाली है। तो आंबेगांव का जो ग्राफ था, आंबेगांव का ग्राफ जो था, जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी आंबेगांव की डेवलपमेंट जिस साल से स्टार्ट हुई थी वो पूरा ग्राफ में उठा के लाऊंगा। जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी आंबेगांव की, वो हुई थी 1980 से। तो 1980 से, तो 1980 में आंबेगांव की पॉपुलेशन कितनी होगी वो यहाँ पे लिखूंगा, 90 में कितनी थी यहाँ पे लिखूंगा, राइट। सो सब इन्फॉर्मेशन में क्या किसकी लिख रहा हूँ, आंबेगांव की लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से उसका ग्राफ आंबेगांव का ऐसा बनेगा कुछ। तो इससे आगे, हाँ, इससे आगे ऊपर, समझ में आ रहा है का मतलब, इसको मैं जीरो कंसिडर करूंगा और सब वैल्यू इसके ऊपर रखूंगा, तो इस तरीके का वो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आंबेगांव का किया मैंने प्लॉट, तो हमारे मंचर की तरह आंबेगांव इसी डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये पूरा अब क्या हो जाएगा, मुझको निकालना है मंचर का, तो मंचर का निकाल सकता हूँ मैं अभी, तो मुझको मंचर का निकाल सकता हूँ। तो इसके आगे क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरी वैल्यू होगी ऐसा ऊपर जाओ इधर जाओ मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अब तक का जो डाटा होता है हमारे शहर का होगा, और उससे आगे वाला डाटा दूसरे शहर का होगा जो हमारे शहर की तरह डेवलप हो रहा है, तो उससे ऊपर आप वैल्यू रख दो। अब ये जो ग्राफ प्लॉट हो चुका है ये आपको क्या देगा, अब फ्यूचर में मंचर की कितनी पॉपुलेशन हो सकती है इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। समझ में आया क्या है। ये आपको कुछ जरूर नहीं, इसकी ज़्यादा कोई जरूरी नहीं, मतलब कि एग्जाम में आएगा कुछ, ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने की, तुमको पूछ ले सकता है कैसा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो इसमें ग्राफिकल मेथड होती है, कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड होती है, बस इतना ही क्वेश्चन आने वाला है। इसके डिप में नहीं आता कोई, इसके डिप में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, पर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता है, पैटर्न ऐसा होता है, ठीक। अब अगली मेथड जो होती है हमारे पास, मास्टर प्लान मेथड। तो सेकेंड लास्ट मेथड मास्टर प्लान मेथड। सो दो मेथड बची हुई है, वो मेथड हो जाने के बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, और ये चैप्टर आज होना चाहिए हमारा, क्योंकि ये हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम क्वालिटी ऑफ वाटर बोलेंगे। तो क्वालिटी वाटर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आपको खूब डीप में पढ़ना पड़ेगा वो, ठीक। तो देखते हैं अभी अगला पॉइंट, मास्टर प्लान मेथड। मास्टर प्लान मेथड, इसको जोनिंग मेथड भी बोलते हैं हम, जोनिंग मेथड। अब देखो हमारे पास जो होती है मास्टर प्लान होता है, कोई भी शहर कोई हर एक शहर का क्या होता है, मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान मतलब क्या, अगले 5 साल में हमको इस शहर में किस तरीके की डेवलपमेंट करनी है उसका प्लान बनाया हुआ होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, पंचवार्षिक योजना क्या कुछ तो बोलते हैं मराठी में, राइट। तो अगले आने वाले 5 साल में हमें क्या डेवलपमेंट करनी है उसका हम पहले ही क्या कर देते हैं, ऐसे पूरा नियोजन कर लेते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग कर लेती है। किस तरीके से देखो, 2022 में हमने एक प्लान बनाया, कैसा प्लान बनाया कि आने वाले 5 सालों में मतलब 2027 तक हमको क्या क्या करने का है, कि इंडस्ट्री जो होगी, इंडस्ट्री में इतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल लेवल में इतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में इतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में इतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट जोन है इसमें डेवलपमेंट
कितनी होनी चाहिए, इसका लिमिटेशन हमने 2022 में करके रखा है कि आने वाले 5 सालों में इंडस्ट्रियल का जो जोन है वो बढ़ सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ना चाहिए ये हमने आज ही डिसाइड कर लिया। इंस्टीट्यूशनल का जो जोन होगा वो कितना बढ़ना चाहिए ये भी मैंने आज ही डिसाइड कर लिया। रेसिडेंशियल का जो एरिया होगा, कल जाके बिल्डिंग बनेगी कोई तो कितना बढ़ सकता है इसकी भी मैंने आज ही प्लानिंग कर ली, और उतना ही होना चाहिए 5 सालों में। ऐसा मास्टर प्लान बना लेते हैं हम। कहाँ पे बनाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी सिटी होती है, बिग या मेट्रोपोलिशियन सिटी जो होती है उसमें मास्टर प्लान बनाते हैं लोग। ठीक, तो पुणे या मुंबई का क्या करते हैं, मास्टर प्लान बना लेते हैं, और मास्टर प्लान बनाने के बाद क्या डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले 5 या 20 साल में हर एक जोन जो होगा उस जोन की कितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उस मास्टर प्लान में मेंशन होता है, और उसी तरह से डेवलपमेंट होती है। उस मास्टर प्लान की तरह ही क्या होता है, उस मास्टर प्लान का यूज़ करके ही डेवलपमेंट आने वाले 5 सालों में होती है, आने वाले 5 सालों में होती है। तो ठीक है, तो हमारे पास 2022 में अगले आने वाले 5 साल का मास्टर प्लान अवेलेबल है। कोई एक बिग या मेट्रोपोलिटन सिटी जो है उस मेट्रोपोलिटन सिटी का हमारे पास मास्टर प्लान अवेलेबल है। हाँ ठीक है, तो मास्टर प्लान है हमारे पास। तो ये मास्टर प्लान क्या बता देगा आपको, मास्टर प्लान था मेरे पास, तो मास्टर प्लान क्या बता देगा कि रेसिडेंशियल एरिया जो है 5 साल में कितना बढ़ सकता है ये बता देगा। तो जिस तरह मास्टर प्लान आपको आने वाले 5 सालों में रेसिडेंशियल एरिया कितना बढ़ सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया कितना बढ़ सकता है, ये सब बता दे रहा है। इसकी आइडिया लेके आप ये भी फोरकास्ट कर सकते हो, मास्टर प्लान का यूज़ करके आप ये भी फोरकास्ट कर सकते हो कि आने वाले 5 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, ये मास्टर प्लान में हमने क्या देखा कि कौन सा जोन कितना बढ़ना चाहिए आने वाले 5 सालों में, ये हमने आज प्लानिंग करके रखी हुई है। तो जिस तरीके से हम जोन की प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सा जोन कितना बढ़ना चाहिए, तो जोन की ब्याह पे हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन में इतनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, रेसिडेंशियल जोन में इतनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो इस तरीके का डाटा भी हमारे मास्टर प्लान में हमें निकलता आता है, राइट। तो जो हमारे पास मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान से हम क्या करेंगे, कौन सा जोन कितना बढ़ता है इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, और कौन से जोन में पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है ये इंफॉर्मेशन भी हमको जल्दी से पता होती है। तो मास्टर प्लान सबसे एक्यूरेट मेथड होती है, मास्टर प्लान जो होती है ये एक्यूरेट मेथड होती है, इससे हमको पॉपुलेशन पता चल जाती है। अब किस तरीके से, देखो हमने 2022 से लेकर 2027 का मास्टर प्लान बनाया हुआ है, और मुझे पूछा है कि 2026 या 2025 में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, ऐसे मैंने मुझको पूछा हुआ है। तो मैं क्या बता दूंगा, 2022 का मेरे पास मास्टर प्लान है, 2022 से लेकर 2027 का मास्टर प्लान मैंने बना हुआ है, राइट। सो 2025 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये मास्टर प्लान से हमें समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मास्टर प्लान से हमको क्या समझ में आता है, डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, किस तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए, कितनी डेवलपमेंट करनी चाहिए, इसकी सब इंफॉर्मेशन हमको होती है। तो 2025 तक कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी, इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी तो पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ेगी, इसकी आइडिया लेके हम 2025 की पॉपुलेशन बता सकते हैं। तो मास्टर प्लान से हमें पता चल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, राइट, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी, किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, इससे हम क्या कर लेते हैं, हमारी पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। सो मास्टर प्लान ही एक्यूरेट मेथड होती है, इसका यूज़ हम बिग या मेट्रोपॉलिटन सिटी में यूज़ करते हैं, और इससे हमें एक्यूरेट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करती आती है, राइट। जिस तरीके से आप जोनिंग किया आपने, तो किन जोनिंग में कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इसका यूज़ करके आप पॉपुलेशन निकाल सकते हो। मास्टर प्लान मेथड, जोनिंग मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, ये नाम भी आपको दिखाई पड़ेगा, मास्टर प्लान मेथड, राइट, मास्टर प्लान मेथड। तो मास्टर प्लान मेथड हो चुकी, इसमें क्या क्या लिख सकते हो आप, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, राइट। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, राइट। इसको यूज करते हैं हम बिग या मेट्रोपोलिशन, बिग या मेट्रोपोलिशन पॉलिटिशियन, राइट, सिटीज, राइट। तो जहाँ पे डेवलपमेंट प्लान करके होती है, डेवलपमेंट जहाँ पे प्लान करके होता है उस सिटी में हम क्या करेंगे, मास्टर प्लान का यूज़ करके पॉपुलेशन निकाल लेंगे, राइट। तो मास्टर प्लान कहीं पे क्या होता है, बॉम्बे या पुणे में आने वाले 20 साल में किस तरीके की डेवलपमेंट होने वाली है उसका भी प्लान पहले बनाया हुआ होता है, और उस प्लान से हम क्या कर लेंगे कि आने वाले 20 साल में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है इसका भी आइडिया निकाल लेते हैं। तो मास्टर प्लान से हम पॉपुलेशन के आइडिया निकाल लेते हैं। तो ये हुई हमारी मास्टर प्लान मेथड। सो मास्टर प्लान मेथड को हम जोनिंग मेथड भी बोलते हैं, ये एक्यूरेट मेथड होती है, और मेट्रोपोलिटन सिटी में हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग की हुई होती है, राइट, या जिस मास्टर प्लान में फ्यूचर की प्लानिंग की हुई होती है। इस तरीके से हमने देख लिया। अब अगला जो पॉइंट होता है सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट, सो लास्ट मेथड टू फोरकास्टिंग दी पॉपुलेशन होती है लॉजिस्टिक मेथड। तो कौन सी होती है, लास्ट वाली लॉजिस्टिक मेथड।
सो आपको कौन कौन सी मेथड आपको देखनी होती है डिप में? पहली देखिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड, राइट, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, और पांचवी मेथड सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक मेथड। और जो बची हुई मेथड होती है कौन सी? ग्राफिकल मेथड, कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड और मास्टर प्लान मेथड। ये अप्रोक्सीमेट मेथड होती है। इस अप्रोक्सीमेट मेथड में से सबसे एक्यूरेट मेथड होती है मास्टर प्लान मेथड। ये तीन मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड होती है। कौन कौन सी बोली मैंने? ग्राफिकल मेथड, कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड और मास्टर प्लान मेथड। ये अप्रोक्सीमेट मेथड होती है, पर ये अप्रोक्सीमेट मेथड में से एक्यूरेट मेथड कौन सी? मास्टर प्लान मेथड। इस तरीके से हमने देख लिया। अब लॉजिस्टिक मेथड क्या होती है? हमको एक बात पता है कि जो शहर, नया शहर जब बनने को स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज होती है, राइट, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेट मतलब क्या क्या हो सकता है? एक तो माइग्रेशन करके लोग वहाँ पे आ जाएंगे, राइट, तो माइग्रेट करके लोग आ गए। नहीं तो क्या हो सकता है, तो नया शहर है तो पॉपुलेशन हमें बहुत रीजन की वजह से इंक्रीज ऐसे होते हुए दिखता है, ठीक है। सो लॉजिस्टिक मेथड। अब लॉजिस्टिक मेथड क्या होती है? देखो, ये हमारे पास ग्राफ होगा इस तरीके से। मैंने ग्राफ आपको पहले बताया था, थ्री फेज में मैंने डिवाइड किया था। पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। ये थी हमारी इस शहर की पॉपुलेशन, पीएस। इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉपुलेशन। मतलब इस शहर की पॉपुलेशन इस वैल्यू से ज़्यादा कभी भी जाती नहीं, कभी भी इस वैल्यू से ज़्यादा कभी भी जाती नहीं। ये है हमारा पहला फेज, ये दूसरा फेज, राइट, ये तीसरा फेज। अब ये जो कर होता है, ये लॉग कर होता है। कौन सा कर होता है? लॉग कर होता है। सो ये जो कर्व है हमारा, ये लॉग कर्व है। इसके लिए इस कर्व को हम लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं, और इस कर्व का यूज करके हम पॉपुलेशन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर इस मेथड को लॉजिस्टिक मेथड बोल लेते हैं, ठीक है। सो कोई शहर का हमारे पास कर होगा पॉपुलेशन इंक्रीज का, इसका यूज करके हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर लेंगे। अब किस तरीके से? देखो, कोई सी भी एक लाइन हो या कर हो, इसका इक्वेशन हमें बनाने को आता है। कोई भी एक लाइन हो या कोई भी एक कर हो, उसका इक्वेशन हमें बनाने को आता है। अब ये जो कर आपके आंखों के सामने पड़ी हुई है, इसका भी इक्वेशन हम बना सकते हैं। और इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का यूज करके हम पॉपुलेशन निकालेंगे। ये जो हमारे सामने एक कर्व दिखाई पड़ रही है, जिसको मैं लॉजिस्टिक कर्व बोलता हूँ, यस कर्व बोलो, लॉजिस्टिक कर्व बोलो, ये जो कर्व हमारे सामने पड़ी हुई है, इसका मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। और उस इक्वेशन का यूज करके मैं कौन से भी साल की पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ, इक्वेशन का यूज करके कौन से भी साल की मैं पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि लॉजिस्टिक कर्व जो होती है उसका इक्वेशन क्या होता है? तो उसका इक्वेशन समझने के लिए आपको 3 वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। इस कर्व का इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास 3 वैल्यू होनी चाहिए। फिर से बोलता हूं मैं, देखो, ये आपके सामने जो कर्व दिखाई पड़ रही है, जिसको मैं लॉजिस्टिक कर्व बोल रहा हूँ या एस कर्व बोल रहा हूँ, इस कर्व का यूज करके आप पॉपुलेशन कौन से भी साल का निकाल सकते हो। पर पहले आप इसका इक्वेशन बना लो, पहले इस कर्व का इक्वेशन बना लो, पहले इस एस कर्व का इक्वेशन आप बना लो। इस कर्व का इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास 3 वैल्यू होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 वैल्यू होनी चाहिए? तो आपके पास P0, P1 और P2 होने चाहिए, राइट। P0, P1 और P2 होनी चाहिए। अभी P0, P1 और P2 मतलब क्या? मतलब आपके पास 3 पॉपुलेशन की वैल्यू होनी चाहिए। 3 पॉपुलेशन के पास वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, और इस तरीके से होनी चाहिए। किस तरीके से? तो देखो, किस तरीके से होनी चाहिए। मैंने आपको डाटा दिया 1990 का। 1990 में पॉपुलेशन थी कोई P0, राइट। 2000 में पॉपुलेशन थी P1, राइट। 2010 में पॉपुलेशन थी P2, राइट। इस तरीके से मैंने आपको इस तरीके का डाटा दिया है, मैंने दिया है। तो ये डाटा आपको गिवन है, मतलब आपके पास 3 वैल्यू गिवन है गिवन P0, P1 और P2। 3 पॉपुलेशन की वैल्यू आपके पास पता है, वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, पर आपको रिक्वायरमेंट कितनी की है? 3 वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। सो देयरफॉर लॉजिस्टिक कर्व जो होती है, उसका इक्वेशन बनाने के लिए इनिशियल टॉप के ऊपर के 3 वैल्यू, पॉपुलेशन की 3 वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। पर किस तरीके से होनी चाहिए, वो वैल्यू आप कब यूज करोगे, वो देखो। मुझे एक बात बताओ, इस 90 से लेकर 2000 तक कितने साल की इंक्रीज हो रही है? आप बोलोगे 10 साल की। 10 साल बोलो या 1 डिकेड बोलो, राइट। 1990 से 2000 में कितने साल की इंक्रीज हो रही है? 10 साल की, मतलब 1 डिकेड की, बराबर। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, 2000 से लेकर 2010 में कितने साल की इंक्रीज हो रही है? तो आप बोलोगे 10 साल की, राइट। तो अब देखो, हमारा जो बेस ईयर या रेफरेंस ईयर होगा, वो होता है P0 वाला, मतलब
90, 1990, तो 1990 जो होगा ये हमारा बेस ईयर होगा। तो इस बेस ईयर से 2000 तक कितने साल की इंक्रीज हुई? 10 साल की। इस बेस ईयर से अगला जो डाटा हमें दिया हुआ है 2010 का, ये कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 साल से इंक्रीज हो रहा है, और 1990 से 2010 में कितने का इंक्रीज हो रहा है? आप बोलोगे 20 साल का, आप बोलोगे 20 साल का। तो देखो लॉजिस्टिक कर्व बनाने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, आपके लिए डाटा होना चाहिए, डाटा इनिशियल डाटा 3 वैल्यू होनी चाहिए। तो ईयर और पॉपुलेशन का ऊपर की ऐसी 3 वैल्यू होनी चाहिए। किस तरीके से कि बेस ईयर से अगले आने वाले साल, अब देखिए ये 10 साल हुए, और बेस ईयर से अगले आने वाला जो ये साल होगा, इस 10 और 20 में क्या रिलेशन दिखाई पड़ रहा है आपको? तो बोलोगे आप 20 इज इक्वल टू, ये जो होगा 10 और 20 ये मल्टीपल वैल्यू है, मतलब 10 से 20 क्या है? हमारी मल्टीपल वैल्यू है। इसी तरीके का डाटा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस कर्व का इक्वेशन बनाओगे, तभी आप इस कर्व का इक्वेशन बनाओगे। मैं रिपीट करता हूँ, देखो हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1990 में पॉपुलेशन होगी कोई पी नॉट, ठीक, इनिशियल वैल्यू। 1995 ऐसी भी पॉपुलेशन होती है क्या? हमने कंसिडर किया कि 1995 की वैल्यू है हमारे पास P1, राइट, और यहाँ पे दिया हुआ है 2010 की वैल्यू P2। अब ये जो डाटा हमें गिवन डाटा है, इस डाटा का यूज करके हम लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन बना सकते हैं क्या? पहले ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कि क्या हम लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन निकाल सकते हैं इस डाटा से। तो देखो निकाल सकते हैं क्या? हमारा जो बेस ईयर होगा वो ये वाला बेस ईयर है। इस बेस ईयर से इस यहाँ तक कितने साल की इंक्रीज हुई है? आप बोलोगे 5 साल की। इस बेस ईयर से यहाँ से कितने साल की इंक्रीज हुई है? तो आप बोलोगे 20 साल की। तो मुझे एक बात बताओ, इस 5 का मल्टीपल मतलब क्या? मराठी में दुप्पट बोलेंगे हम, राइट क्या? तो इसका मल्टीपल 20 हो सकता है क्या? नहीं, 10 होता है। क्या होता है? 10। मतलब इस डाटा का यूज़ नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे कितना होना चाहिए था ये डिफरेंस 10 का होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे 1990 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 2000 होना चाहिए था। 2000 जब रहता तो क्या होता? यहाँ से लेकर यहाँ पे कितने का इंक्रीज होता? 10 का। तो 5 और यहाँ पे 10 होना चाहिए। यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे 14 होना चाहिए। यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि बात आपको? तो बेस ईयर से यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ? 5 का। तो बेस ईयर पे यहाँ पे कितने का इंक्रीज होना चाहिए था? 10 का। पर यहाँ पे 10 का इंक्रीज हुआ था क्या? नहीं। तो ऐसा डाटा का मैं इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ नहीं करता। तो ऐसा डाटा का यूज़ नहीं करता, मतलब इस डाटा के लिए लॉजिस्टिक मेथड अप्लाई नहीं हो सकती। ऐसे डाटा के लिए लॉजिस्टिक मेथड अप्लाई नहीं हो सकती। समझ में आया? तो डाटा कैसे होना चाहिए? यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। ऐसा ही डाटा का यूज़ करके आप लॉजिस्टिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या? हो सर। राइट। तो अब आगे क्या देखेंगे? अब जो होती है ये जो लॉजिस्टिक कर्व होती है हमारी, ये जो लॉजिस्टिक कर्व होती है इसका इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इसको रट लेते हैं हम। इसको क्या कर लेंगे? हम रट लेंगे। और किस तरीके रट लेंगे? और रटना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव पूछिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए इस पे। तो देयरफॉर आपको जरूरी है इसको रटना पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या करूँगा? देखो हमारे पास क्या थी? हमारे पास इस तरीके का कोई लॉजिस्टिक कर्व थी। सो हमको टी नॉट पता होने चाहिए, टी नॉट की पॉपुलेशन पी नॉट पता होनी चाहिए, 3 वैल्यू पता होनी चाहिए हमारे पास T1 थी, और T1 के करस्पॉन्डिंग P1 ये वैल्यू भी हमको हमारे पास पता थी, राइट। हमको T2 भी पता थी और इसकी करस्पॉन्डिंग P2 भी पता थी। इतना डाटा तो रिक्वायरमेंट था और हमको बोला है कि आप क्या करो, कोई टी टाइम पे पॉपुलेशन कितनी होगी ये निकाल के बता दो, ये कितनी होगी ये निकाल के बता दो। ऐसा क्वेश्चन पूछा है हमको, राइट, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या होगी अभी? सो देयरफॉर लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन, राइट, इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व क्या होता है? लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन। तो लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन होगा हमारे पास इस तरीके से, एल नेचुरल लॉग एल PS माइनस P डिवाइड बाय P, राइट, माइनस ELN PS माइनस P नॉट डिवाइड बाय P नॉट, राइट, इज इक्वल टू, इसके आगे इज इक्वल टू माइनस K PS इंटू टी, ये इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई पड़ेगी, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करने का है? हम इस इक्वेशन को मॉडिफाइड कर देंगे। मॉडिफाइड कैसे करते हैं? हम कोई वैल्यू को इधर भेजेंगे। अब क्या होता है? देखो PS होती है हमारी सैचुरेशन पॉपुलेशन, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन। P मतलब क्या? P मतलब वो पॉपुलेशन जो आपको निकालने की है।
मतलब आपको पी की वैल्यू निकालने की यहाँ पे, तो पी की वैल्यू निकालने की। टी क्या होता है, टी मतलब कितने साल के बाद आपको पॉपुलेशन निकालने की, मतलब टी आपको कितने साल के बाद पॉपुलेशन निकालने की। तो इस तरीके का डाटा हमें इस पे पुट करना पड़ेगा, तब जाके इस पी की वैल्यू मिल जाएगी। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसका इक्वेशन हम इसका इक्वेशन हम क्या करेंगे, रट लेंगे पूरा, एल एन पी एस माइनस पी डिवाइड बाई पी माइनस एल एन पी एस माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस के पी एस इंटू टी। ये इक्वेशन होती है लॉजिस्टिक कर्व की, ये हमने रट लिया। अब आगे क्या, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर भेज के एक नया फॉर्मूला बना लेंगे और उसका यूज़ करेंगे। मतलब यही इक्वेशन है, पर इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके एक सिंपल फॉर्मूला बना लेंगे और डाटा उसमें पुट करके वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके का होता है फॉर्मूला, जो पॉपुलेशन आपको निकालनी है, पी इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी दैट इज सैचुरेशन पॉपुलेशन डिवाइड बाय 1 प्लस ये सब इक्वेशन आपको रटे हुए होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन होती है। 1 प्लस एम एलियन का इन्वर्स ब्रैकेट में एन टी। क्या क्या दिखा देखो, P इज इक्वल टू पी एस डिवाइड बाय 1 प्लस एम एल एन इनवर्स इंटू उस ब्रैकेट में एन टी। आपके पास कैलकुलेटर होनी चाहिए, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा, राइट। तो P इज इक्वल टू पी एस 1 प्लस एम एल एन इनवर्स एन टी। इस तरीके से हमारे पास पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। अब पॉइंट क्या निकल के आएगा कि पीएस कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन कैसे निकाले कोई सिटी की, तो पीएस निकालना होगा। बाद में आप जो बोलोगे कि एम कैसे निकालना चाहिए, और एन कैसे निकालना चाहिए। टी क्या होता है, कौन से साल की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो टी होगा हमारा। तो हमको अभी क्या क्या निकालना है, पीएस, एम और एन। तो पीएस कैसे निकालूं, एम कैसे निकालूं और एन कैसे निकालूं, इसके लिए फॉर्मूला कौन कौन सा है देख लो। सो देयरफॉर पीएस इज इक्वल टू सैचुरेशन पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, अब इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। सो पी एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी नॉट P1 P2। ये 3 वैल्यू हमारे पास होती है गिवन डाटा में। पहले जो 3 वैल्यू होती है P0 P1 P2 ये हमारे पास होती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, इक्वेशन बनाने के लिए या पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए कम से कम इनिशियल के 3 वैल्यू आपके पास होने चाहिए, P0 P1 और P2। ऊपर वाले इनिशियल के बोल रहा हूँ मैं, ठीक, माइनस P1 का स्क्वायर ब्रैकेट में P0 प्लस P2, P0 प्लस P2, ये P2 है यहाँ पे, हाँ ये P2 इस तरीके से डिवाइड बाय P0 इंटू P2 माइनस P1 का स्क्वायर। ये हुआ हमारा सैचुरेशन पॉपुलेशन का फॉर्मूला। तो सैचुरेशन पॉपुलेशन गेट में जो है ना, गेट में डायरेक्टली आपको सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालने को बोल देते, P0 दे देंगे, P1 P0 P2 दे देंगे और बोलेंगे कि आप PS निकाल के बताओ। कुछ नहीं, वैल्यू डायरेक्टली प्लॉट का फॉर्मूला रटा हुआ होगा। तो 2 टाइम्स P0 P1 P2 माइनस P1 का स्क्वायर, P0 प्लस P2 डिवाइड बाई P0 इंटू P2 माइनस P1 का स्क्वायर कर दो, PS आ जाएगा। हमको तो एम की वैल्यू भी जरूरी थी, तो एम इज इक्वल टू व्हाट, एम होता है हमारा PS माइनस P0 डिवाइड बाई P0, PS माइनस P0 डिवाइड बाई P0, ये हुआ हमारा M। ये क्या हुआ हमारा M। तो हमने PS निकाल लिया, M भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे N। अब N कैसे निकालते हैं, देखो N इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई T1, 1 डिवाइड बाई T1। अभी T1 क्या था, ये देखो T0 के करस्पॉन्डिंग P0, T1 के करस्पॉन्डिंग P1, T2 के करस्पॉन्डिंग P2। इतना डाटा हमें रिक्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई T1 बोल रहा हूँ। तो T1 मतलब कौन सा होगा, समझ में आ जाएगा आगे जाके एग्जाम्पल में। ELN इंटू ELN ब्रैकेट में P0 PS माइनस P1, इसका एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा, तब समझ में आएगा। सो P0 PS माइनस P1 डिवाइड बाई P1 PS माइनस P0। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बना लिया। तो ये आ गया N, नीचे वाला था M और PS। ये 3 वैल्यू आ जाने के बाद हो गया। फिर तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था P इज इक्वल टू PS डिवाइड बाई 1 प्लस M ln इनवर्स
एन टी, एल एन इनवर्स एन टी। तो इसमें रिक्वायरमेंट थी पी एस की, निकाल लिया पी एस, रिक्वायरमेंट थी एम की, निकाल लिया एम, रिक्वायरमेंट थी एन की, एन भी निकाल लिया। तो पी एस एम और एन निकालने के बाद इसमें पुट कर डालो और जिस भी समय की आपको पॉपुलेशन चाहिए थी वो पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, आपने सभी फॉर्मूले को लिख लिया क्या अच्छे से? पहले इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक करो, इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक करो, उसका मॉडिफाइड इक्वेशन पी इज इक्वल टू पी एस डिवाइड बाय समथिंग, वो भी बता दिया, राइट। और पी एस की वैल्यू कैसे निकालने की, एम की वैल्यू कैसे निकालने की, एन की वैल्यू कैसे निकालने की, इसका भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया। और ये सब लिखने के बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक। तो देखो क्या क्या बताया, देखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे टी नॉट T1 ऐसे इंफॉर्मेशन दिए डायरेक्टली, T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2, T3 इज इक्वल टू 3, T0 इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, यहाँ पे ईयर 1991, 2001, सो T1 इज इक्वल टू 2001, 2011, 2031, इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी है आपको। और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, 80,000, 1 2 3 4, ये हुए 80,000। आगे 2,50,000, 2,00,000, 1 2 3, 2,50,000। आगे 4,8,0,0,0, 1 2 3, मतलब 4,80,000, 4,80,000। और बोला है 2031 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये निकाल के बताओ। इस तरीके से हमको इक्वेशन बताई हुई है, इस तरीके से इक्वेशन हमको बताई हुई है, ठीक। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आप 1991 से इंक्रीज कितनी हो रही है? हमको इनिशियल 3 वैल्यू लगती है, कौन कौन सी? 1 2 और 80। इस पर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का इंक्रीज हो रहा है? 10 का, राइट। तो ये 10 जो होगा, इसको मैं T1 बोलना चाहिए। तो ये हमारा T1 होता है, जो फॉर्मूले में मुझे लगता है T1 था 1 डिवाइड बाई T1, तो राइट ये वाला, तो 1 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे कितना 10। मुझे एक बात बताओ, 10 मतलब कितना डिकेड? 1 डिकेड। तो मैं T1 को 1 भी लिख सकता हूँ, T1 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ। 10 साल हो गए, 1 डिकेड होगा। अब मुझे ये बताओ, ये यहाँ से लेकर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 10 का। पर बेस ईयर कौन सा है हमारा? ये वाला है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 का, तो 1990 से लेकर 2011 में कितने का इंक्रीज होगा? ये होगा हमारा 20 साल का, 20 साल का। ये और 10 और ये 20, ये 10 और ये 20 मल्टीपल है, यस मल्टीपल है। सो देयरफॉर इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये समझ में आया कि इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं या नहीं हम? बेस ईयर से यहाँ पे देखो 10, बेस ईयर के यहाँ पे देखो 20, मतलब 10 से 20 दुप्पट होगा, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, तो इस मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक। ओके, तो मेथड को यूज़ करेंगे। अगला पॉइंट, अब पी नॉट क्या होगा? यहाँ पे पी नॉट होगा हमारा टी नॉट के करस्पॉन्डिंग पी नॉट, इनिशियल वैल्यू पी नॉट, ये P1 और ये P2, ये वैल्यू चाहिए हमें। सो पी नॉट P1 और P2 मिल चुका है यहाँ पे, ठीक। सो पी नॉट P1 और P2 मिल चुका है हमें। और जो वैल्यू हम लेंगे इस मेथड में डिकेड में लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 10 से बड़ा, यहाँ से यहाँ लगे 20 एयर से बड़ा, पर इसको डिकेड में कैसे लिखेंगे हम? 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, राइट। तो एक और 2 मल्टीपल है, सो देयरफॉर T1 इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। पहले आपने P1 पी नॉट P1 और P2 निकाल लिया, अब मुझको आप PS निकाल के बताओ, PS। अब PS की वैल्यू कैसे निकालूँ मैं? PS की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? 2 टाइम्स पी नॉट इंटू P1 इंटू P2 माइनस P1 का स्क्वायर, पी नॉट प्लस P2, सब वैल्यू आप डाल दो उसमें। तो डालने के बाद क्या आ जाएगा? देखो 2 टाइम्स 80 इंटू 250 इंटू 480, मैंने 10⁻³ जो है हमारे यहाँ, वो कांस्टेंट लिखा है, ठीक है, वो कांस्टेंट लिखा है। यहाँ पे 80,000 था ना, तो मैंने क्या किया? 10⁻³ ऐसे कांस्टेंट निकाल लिया है। तो 80, 250, 480 माइनस इसके आगे माइनस 250 का स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में 80 प्लस 480, राइट। ये ऊपर की न्यूमरेटर हो चुका है, और इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? 80 इंटू 480 माइनस 250 का स्क्वायर,
250 का स्क्वायर। अब ये जो 10⁻³ था ये सबसे कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आएगा अभी, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा PS इज इक्वल टू 6556565602। इतनी पॉपुलेशन मैक्सिमम इस शेयर में बैठ सकती है, कितनी, 6,55,602 इतनी पॉपुलेशन इस शेयर में मैक्सिमम बैठ सकती है। तो मैंने फॉर्मूला में वैल्यू डाल के इतनी निकाल ली, आप कर सकते हो। P0 की वैल्यू जितनी होगी, P0 कितनी हमारे पास 80,000, तो जितनी भी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल दो डायरेक्टली वैल्यू निकल के आ जाएगी। PS इज इक्वल टू इतनी वैल्यू आ जाएगी, 6,55,000 इतनी आई। अगला अभी PS निकलने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, हमारा PS निकालने के बाद हम निकालेंगे अभी EM की वैल्यू। तो EM की वैल्यू निकाल लो। EM की वैल्यू कैसे निकालते हम, PS माइनस P0 डिवाइड बाय P0। PS की वैल्यू आपने निकाली कितनी निकाली आपने, 655.602। अब पॉइंट क्यों, क्योंकि मैंने 10⁻³ कॉमन निकाला है जो कैंसिल हो जाता है, -80। नहीं तो आप डायरेक्टली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है आप डायरेक्टली ऐड करो, डिवाइड बाय 80। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो EM की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.195। EM की वैल्यू निकाली मैंने 7.195। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आप पिछली वैल्यू क्या आई, वो आई 655,602, तो डायरेक्टली डाल दो। यहाँ पे 80,000 लिखना पड़ेगा आपको फिर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 10⁻³ कॉमन निकाला, यहाँ से भी तो 10⁻³ थ्रू आउट कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया 7.195। EM की वैल्यू आई 7.195। अब अगला होगा हमारा N। अब N को निकालना पड़ेगा। अब N कैसे निकालूंगा, N इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय T1। अब T1 क्या होता है कि बेस ईयर से अगला जो कोई होगा वो कितने से बड़ा है, वो 10 साल से बड़ा था। 10 साल से कहाँ से बोल रहा था मैं, ये T0, ये T1 और ये T2 था। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने से बड़ा है, इसको बोलते हैं हम T1। तो यहाँ पे जो T1 लिख रहा हूँ मैं, क्या है, ये बेस ईयर से लेकर ये अगला कितने साल आगे है, वो 10 साल आगे था। अब 10 साल आगे था मतलब 1 डिकेड आगे था, मैं तो डिकेड में लिखता हूँ, तो देयरफॉर यहाँ पे होगा 1। तो 1/T1 मतलब बेस ईयर से अगला वाला कितने डिकेड से आगे है, तो 1 डिकेड से आगे है, तो वो यहाँ पे लिखा मैंने। फॉर्मूला एल एन वैल्यू डालनी पड़ेगी, 10⁻³ कॉमन निकाल लो, 80 ब्रैकेट में 655.602 माइनस 250। इससे 655.60 से -250 करना पड़ेगा, राइट, -250 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 250 ब्रैकेट में 655.602 माइनस 80 ब्रैकेट फुल, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। 80 छोटे उसके आगे वाले ब्रैकेट में 655 माइनस 60 माइनस 250 डिवाइड बाय 250 उसके अगले वाले ब्रैकेट में 655.602 माइनस 80। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर डालो, N की वैल्यू आएगी -1.489। तो इस तरीके से आपने M निकाल लिया, N निकाल लिया और PS निकाल लिया। तो पॉपुलेशन कैसे निकालोगे अभी आप, P इज इक्वल टू फॉर्मूला PS डिवाइड बाई 1 + M, M 1 + M, आगे जाके फॉर्मूला कैसे बनाया था, ln का इनवर्स NT। ठीक, तो ये सब वैल्यू आप इसमें डाल दो, और वैल्यू डालने के बाद आपको मिल जाएगी 2031 की पॉपुलेशन। पहले उन्होंने क्या बताया था, इक्वेशन निकालो, डायरेक्टली पॉपुलेशन निकालो, इस तरीके से बोला था। ठीक, तो इसका पॉपुलेशन भी आप निकाल सकते हो, और कौन सा टाइम का निकालना है वो भी आप कर सकते हो। देखो, सो देयरफॉर P 2031 का निकालने को बोला था एग्जाम्पल में, इज इक्वल टू PS तो है हमारे पास, तो PS की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे 655,602 डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10⁻³ कॉमन ही निकलेगा, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे एलियन है तो कॉमन ही निकलेगा। 1 + M की वैल्यू कितनी निकाली थी, 7.195, एलियन का इन्वर्स, राइट। N की वैल्यू कितनी थी, -1.489 इंटू, आप मुझे एक बताओ ये T की वैल्यू कितनी होगी, जो टाइम होगा आप डिकेड में लो, पर T की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, 1991, 2001, 2011 और बोला है 2031 का निकालो। तो 2031 हमारे बेस ईयर से कितना दूर है, 2031 हमारे बेस ईयर से कितना डिकेड दूर है, बताओ। 1991 से 2031
कितना डिकेड से दूर है? 1991 से 2001 तक 1 डिकेड, 2011 तक 2 डिकेड, 2021 तक 3 डिकेड और 31 तक 4 डिकेड। मतलब ये टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये टी की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ में आया? तो बेस ईयर से काउंट करना है आपको। पीछे हम क्या करते थे? जो पिछले वाला जो मेथड थे हमारे, वो उसमें हमने पी नॉट अलग लिया था। यहाँ पे पी नॉट कहाँ से ले रहे हो आप? स्टार्टिंग से ले रहे हो। तो यहाँ पे बेस ईयर स्टार्टिंग से होता है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से लेते हैं और पिछले मेथड में हम एंड से लेते हैं। एंड वाले जो वैल्यू होती है उसको हम पी नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर से मतलब 1991 से 2031 लगभग 4 डिकेड से आगे है, तो टी की वैल्यू 4 होगी और आप इसमें डाल दो और आपको मिल जाएगी वैल्यू पी 2031 की। कितनी आएगी आप मुझको बताओ, इसका कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी 65602 डिवाइड बाई 1 प्लस 7.195 एल एन इनवर्स, अगला ब्रैकेट में -1.489 इंटू 4, -1.489 इंटू 4। आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसमें डाल दो, जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख जाए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमको। ठीक, तो क्या क्या देखा हमने? लॉजिस्टिक मेथड को हम यस स्कोर बोलते हैं, तो लॉजिस्टिक मेथड को यस स्कोर मेथड बोलो, राइट। क्यों बोलो? क्योंकि ये लॉजिस्टिक मेथड बोलने का रीजन था कि इसका इक्वेशन लॉग में आता है, इसके लिए इसको लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं हम। ये दिखाई देने पड़ता है हमको किस तरीके से, यस शेप जैसा, तो इसको यस कर्व मेथड बोल देते हैं हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन निकालने के लिए इस कर्व का इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए, तो इक्वेशन हमने निकाल लिया, उसको मॉडिफाइड कर लिया, पी इज इक्वल टू पी एस डिवाइड बाई 1 प्लस एम एल इनवर्स इंटू एन टी करके, राइट। इसमें रिक्वायरमेंट थी पी एस, एम और एन की। पी एस की वैल्यू हमने निकाल ली 2 टाइम्स पी नॉट इंटू पी वन इंटू पी टू माइनस करके आगे देखा था पी वन का स्क्वायर पी नॉट प्लस पी टू डिवाइड बाई पी नॉट इंटू पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर करके पी एस निकाल लो, एम निकाल लो, एन निकाल लो, और इस सब की वैल्यू पुट करके आप कौन से भी साल की पॉपुलेशन निकाल लो। टी क्या होती है? हमारे बेस ईयर से वो कितना दूर, कितना डिकेड दूर है, वो डिकेड में वैल्यू डाल देंगे हम, राइट। जब एन निकालते हैं वहाँ पे 1/T1 होता है। 1/T1 मतलब क्या कि पी नॉट की टी नॉट से T1 कितनी दूरी पे, कितने डिकेड दूरी पे, जितने डिकेड दूरी पे होगा वो वैल्यू वहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने ये मेथड भी खत्म कर ली है। तो कोई डाउट होगा तो पूछ लो। समझ में आई क्या मेथड? ये सबसे डिफिकल्ट मेथड होती है, सबसे रिमेंबर करने के लिए सबसे ये डिफिकल्ट मेथड होती है, पर ये आपको आनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन होते हैं। समझ लगा आपको? मयूरी, नजीमा, शुभम, कहाँ लगा रे? सर। राइट, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, हमारा चैप्टर ये खत्म हो चुका है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे इन्वायरमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर, और मैं कल से उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। बाय बाय।